अस्सलामुअलैकुम। आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। आज हम करेंगे क्विक रिवीजन सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 एंड आज के प्रैक्टिस सेट में हम मैथ्स के कुछ बेस्ट एमसीक्यूज का डिस्कशन करेंगे। बिना किसी देर के हम सीधा अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, फॉर 2 पॉइंट्स ए एंड बी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। 2 पॉइंट्स गिवन हैं एंड इन्हीं 2 पॉइंट्स के रिलेटेड यहां पे 2 स्टेटमेंट्स हैं एंड हमें देखना है कि इन 2 स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट सही है एंड कौन सी गलत। चलिए सॉल्व करते हैं। आप भी इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए अपने एंड से। पहला स्टेटमेंट है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इज 9 यूनिट्स। पहले हम इस स्टेटमेंट को देखेंगे, यानी कि हम निकालेंगे पॉइंट्स ए एंड बी के बीच में डिस्टेंस। निकालिए आप भी। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? ए बी इज इक्वल अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहां पे आएगा ए बी इज इक्वल अंडर रूट ऑफ x2 5, फॉर्मूला का माइनस एंड ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे और यहां पे आएगा प्लस x1 1 होल स्क्वायर प्लस y2 6, फॉर्मूला का माइनस एंड ये वाला माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, वैल्यू आएगी यहां पे प्लस एंड 2 होल स्क्वायर। उसके बाद ए बी इज इक्वल 5 प्लस 1 6, 6 स्क्वायर हो गया 36 प्लस 6 प्लस 2 8, 8 स्क्वायर हो गया 64। ए बी की वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी? अंडर रूट 100। ए बी की वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी? 10 यूनिट्स। पहला स्टेटमेंट सीधा सीधा गलत हुआ क्योंकि यहां पे लिखा है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इज 9 यूनिट्स, जबकि हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी कितनी आ गई? 10 यूनिट्स। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर हम ए और बी पॉइंट को एक लाइन की हेल्प से जोड़ेंगे, उस लाइन का स्लोप कितना होगा? 4/3। इसके लिए आप याद रखोगे एक फॉर्मूला, अगर आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन हो एंड उनके यानी कि उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, तो आप स्लोप कैसे निकालोगे? आप स्लोप निकालोगे m इज इक्वल y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। जब आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन हो एंड आपसे कहा जाए कि स्लोप निकालिए उस लाइन का जो इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, उसके लिए फॉर्मूला होती है m यानी कि स्लोप इज इक्वल y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। इसी फॉर्मूला का हम इस स्टेटमेंट के लिए यूज करेंगे। निकालिए यहां पे स्लोप m इज इक्वल टू y2 कितना है? 6, फॉर्मूला का माइनस, उसके बाद y1 माइनस 2, x2 यह आएगा 5 माइनस माइनस 1। 6 माइनस माइनस 2 मतलब 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 5, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस 1। 6 प्लस 2 8, 5 प्लस 1 6, 2 4 2 3। दैट मीन्स स्लोप की वैल्यू आ गई हमारे पास 4/3। सेकेंड स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। काफी इजी क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर। यहां पे a एक मैट्रिक्स दी हुई है एंड हमें बताना है कि x, यहां पे x की क्या वैल्यू होगी जिससे ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर आएगा। सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स को कहा जाता है, सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स को कहा जाता है जिसका अगर मैं डिटरमिनेंट लूं तो वो 0 हो जाएगा, यानी कि डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी। वैसी मैट्रिक्स को बोला जाता है सिंगुलर मैट्रिक्स। एंड ये भी आपको याद रखना है कि जो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ऑलराइट, तो फिर इनवर्स किस मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है? याद रखिए, इनवर्स बस नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का एग्जिस्ट करता है। इनवर्स निकालने के लिए मैट्रिक्स का नॉन सिंगुलर होना कंपलसरी है। इनवर्स सिर्फ एग्जिस्ट करता है नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस के लिए, और जो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है या सिंगुलर मैट्रिसेस होती हैं उनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है।
और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर है। अब हमें बस x की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये मैट्रिक्स सिंगुलर होगी। दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 माइनस एक्स, 2 2 2 4 माइनस एक्स, 1 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 माइनस एक्स। इसको हम इक्वेट कर देंगे 0 के साथ, बिकॉज क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि ये जो मैट्रिक्स ए है ये सिंगुलर है। आप भी सॉल्व कीजिए, मैं भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आएगा 3 माइनस एक्स, उसके बाद अंदर आएगा, इस कॉलम को एलिमिनेट करना है एंड इस रो को भी एलिमिनेट करना है जिसमें ये एलिमेंट है। उसके बाद यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है एंड इसको भी मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आएगा फिर 4 माइनस एक्स इंटू माइनस 1 माइनस एक्स, उसके बाद माइनस 1 इंटू माइनस 4, उसके बाद आएगा माइनस 2, ये वाला एलिमेंट, और इसके लिए हमें इस कॉलम एंड इस रो को एलिमिनेट करना है। हमारे पास आएगा 2 इंटू माइनस 1 माइनस एक्स, उसके बाद आएगा हमारे पास यहाँ पे माइनस 1 इंटू माइनस 2, एंड उसके बाद हमारे पास आएगा प्लस 2, और यहाँ पे आएगा इस कॉलम एंड इस रो को एलिमिनेट करना है। हमारे पास आएगा 2 इंटू 4, यहाँ पे है माइनस 4, 2 इंटू यहाँ पे है माइनस 4, 2 इंटू माइनस 4, 2 इंटू माइनस 4, एंड उसके बाद 4 माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस 4 माइनस एक्स, एंड उसके बाद यहाँ पे माइनस 2 इंटू माइनस 2। अब आपको इतना सॉल्व करना है एंड इसको इक्वेट कर देना है 0 के साथ। सॉल्व कीजिए अब इसको, मैं भी इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ। मैं अब इस वाले पोर्शन को हटाऊंगा और नीचे वाले पोर्शन को ऐसे ही रखूंगा। यहां पे आएगा मेरे पास 3 माइनस एक्स, अंदर मैं पहले इसको सॉल्व करूंगा। ये आएगा 4 इंटू माइनस 1 हो गया माइनस 4, यहाँ पे हो गया 4 इंटू माइनस एक्स यानी कि माइनस 4x, माइनस एक्स इंटू माइनस 1 हो गया प्लस एक्स, एंड माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स हो गया प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद आएगा यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये हो गया प्लस 4, ये आ गया ब्रैकेट में। इतना पोर्शन मेरा सॉल्व हो गया। इसको मैं हटाऊंगा बिकॉज यहाँ पे मेरे पास जगह कम है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये वाला पोर्शन मैंने सॉल्व कर दिया फिलहाल के लिए। उसके बाद यहाँ पे आएगा माइनस 2, अब मैं अंदर सॉल्व करूंगा। ये आएगा यहाँ पे आएगा माइनस 2, उसके बाद आएगा माइनस 2x, उसके बाद आएगा प्लस 2, ये वाला भी सॉल्व हो गया। उसके बाद आएगा प्लस 2, यहाँ पे आएगा 2 4 माइनस 8, उसके बाद ये आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा पहले माइनस, उसके बाद माइनस 2 इंटू माइनस 4, यहाँ पे आएगा माइनस 8, माइनस इंटू माइनस आएगा यहाँ पे प्लस 2। ठीक है, ऐसे ये सॉल्व हो जाएगा। माइनस, जस्ट अ मोमेंट, यहाँ पे आएगा माइनस 2 इंटू 4 हो गया माइनस 8, और माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस 2x, ये आएगा यहाँ पे इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ कॉमन है वो कट जाएगा। माइनस 4 एंड ये प्लस 4 कैंसिल हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा, और ये भी है माइनस 4x प्लस एक्स, यहाँ पे आएगा माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे आएगा 3 माइनस एक्स, और अंदर क्या आएगा माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर, ये आएगा यहाँ पे। उसके बाद ये प्लस 2 एंड ये माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आएगा आंसर माइनस 2 इंटू माइनस 2 हो गया प्लस 4x। उसके बाद यहाँ पे हम इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आएगा माइनस 8, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस 8, माइनस इंटू प्लस हो गया माइनस 2x। ये प्लस 8 और ये माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आएगा माइनस 2x इंटू प्लस 2 हो गया माइनस 4x, और ये बराबर होगा किसके, 0 के। ऑलराइट, अब ये प्लस 4x एंड ये माइनस 4x कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, 3 माइनस एक्स
इंटू -3x प्लस एक्स स्क्वायर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, इस वाले टर्म को, इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 3x एंड यही बराबर है 0 के। पहले मैं इसको 0 के बराबर कर दूंगा एंड उसके बाद यानी कि अगर यहां पे है x इंटू वाई इज इक्वल टू 0, ये तभी पॉसिबल है जब इन दोनों में से कोई एक 0 हो, या इधर x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, तभी यहां पे 0 आंसर होगा। अदरवाइज किसी और कंडीशन में यहां पे 0 आंसर बन ही नहीं सकता, दोनों में से किसी एक को 0 जरूरी होना पड़ेगा। इसीलिए हम यहां पे लिखते हैं ईदर 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पे है, इसीलिए यहां पे इसके दो रूट्स आएंगे। यहां पे इसको जब आप सॉल्व करोगे यहां पे दो रूट्स आएंगे और यहां पे आएगा पहले क्या आएगा, यहां पे आएगा 3 इज इक्वल टू एक्स, 3 इज इक्वल टू एक्स, ये आया, यानी कि हमारे पास एक वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 3, दूसरी वैल्यू यहां से आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x कॉमन निकाल के x माइनस 3 इज इक्वल टू ईदर 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0। यहां से मेरे पास x की वैल्यू आ गई 3। दूसरा मैं अब ये इक्वेट कर रहा हूं 0 के बराबर, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0। यहां से मैंने x कॉमन लिया और मैंने अंदर लिखा x इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इधर x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहां पे भी x की वैल्यू आ गई 3 एंड 0। दैट मीन्स हमारे पास इसके हिसाब से आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, x इज इक्वल टू 0,3। यानी कि दो वैल्यूज ऐसे हैं जो मैं अगर यहां पे x के बदले पुट करूंगा, उससे जो मेरा डिटर्मिनेंट है या जो मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा एंड ये सिंगुलर बन जाएगी। ऑलराइट, आई होप इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है आपको समझ आ गया होगा। यहां पे x की वैल्यू है 0,3। ऑलराइट, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी बहुत लेंथी थी, अदरवाइज ये इजी क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। अ मैन लेंट ₹4500 एट 30% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम फॉर 3 years. What is the difference between the interest earned in the second year only and the interest earned in the third year only? एक पर्सन है, उसने किसी बंदे को 4500 रुपीज पैसा दे दिया, लेकिन किस पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम लग रहा है कितने सालों के लिए दे दिया, यानी कि टाइम इज इक्वल टू 3 years, 3 सालों के लिए दे दिया। अब हमें निकालना है डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट, जो दूसरे साल में इसको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला उसकी डिफरेंस, एंड जो तीसरे साल में इसको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला उसकी डिफरेंस, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, इन दोनों के बीच की डिफरेंस निकालनी है एंड वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, आप अगर किसी और मेथड से सॉल्व करते हो आप इसको वैसे ही सॉल्व कीजिए, मैं इसको अपने मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। अगर आपको वो मेथड ठीक लगा तो मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूंगा। यहां पे जो प्रिंसिपल है वो है 4500, मुझे कैलकुलेट करना है 3 साल का इंटरेस्ट। कैसे करूंगा, यहां पे पहला साल, यहां पे दूसरा साल, यहां पे तीसरा साल। इसका 30%, 10% हो गया 450, 30% हो गया 450 इंटू 3, 3 zeros, 3 5 15, 5 1 3 4 12 13, यानी कि यहां पे पहले साल का इंटरेस्ट हो गया 1350। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको यहां पे सीधा शिफ्ट कर दूंगा, उसके बाद यहां पे इसको सीधा शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद अब मैं निकालूंगा इसका 1350 का, अब मैं निकालूंगा 30%, यानी कि इसका 10% हो गया 135, 30% हो गया मल्टीप्लाई 3, 3 5 is 15, 3 3 is 9 plus 1 10 0, 3 1 is 3, 3 5 is 15, 3 3 is 9 10, 3 1 is 3 plus 1 4, यानी कि यहाँ पे आएगा 405। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे दो जगह कॉपी कर दूंगा, यहाँ पे 405, एंड अब मैं इसका इंटरेस्ट निकालूंगा। इसका ये 10% हो गया 45, मल्टीप्लाई करना है 3, 3 5 is 15, यानी कि 3 4 is 12, ये आएगा 121.5। अब मुझे क्या निकालना है, अब यहाँ पे देखिए ये है पहले साल का इंटरेस्ट, ये है दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड ये है, इन चारों टुकड़ों का मैं अगर मैं सम कर दूंगा, ये है मेरे पास तीसरे साल का इंटरेस्ट। मुझे डिफरेंस निकालनी है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट,
ये, लेकिन मुझे निकालनी है डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट जो मुझे तीसरे साल में मिला माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट जो मुझे दूसरे साल में मिला। यानी कि इन चारों टुकड़ों का मैं एडिशन करूंगा, मेरे पास आएगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। एंड इन दो पीसेस का मैं ऐड कर दूंगा, एडिशन करूंगा, वो मेरे पास आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। ठीक है, अगर आप यहां पे देखोगे ना, ये और ये यहां पे कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास जो डिफरेंस होगी ना वो बस इतनी बच जाएगी। यानी कि 405 प्लस 121.5, ये आएगा मेरे पास 562, यानी कि 526.5। ऑप्शन सी यही डिफरेंस होगी किनके बीच की, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर। ऑलराइट, आई डोंट नो आप कैसे करते हो, लेकिन मैं ऐसे ही सॉल्व करता हूं। एक मैं आपको और एक क्वेश्चन इस शॉर्टकट पे कराऊंगा सो दैट आपको ये शॉर्टकट समझ आ जाए कि ये शॉर्टकट कैसे यूज होता है। यहां पे देखिए, आज मैंने VLW के क्लास में भी इसको पढ़ाया है। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल अमाउंट है, मान लो 80,000 मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, रेट है मेरे पास 10%, टाइम है मेरे पास 1 ईयर, एंड मुझे निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर टाइम होगा ना 1 ईयर, रेट है 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर मुझे निकालना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, मुझे बस सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, लेकिन मैं सीधा सीधा निकाल दूंगा सिंपल इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि पहले साल के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वही कंपाउंड इंटरेस्ट भी होता है। यानी कि जितना सिंपल इंटरेस्ट आएगा पहले साल के लिए, उतना ही कंपाउंड इंटरेस्ट भी आता है पहले साल के लिए। पहले साल के लिए इन दोनों की वैल्यू बराबर होती है। ऑलराइट, ये आपको समझना है। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, अब मैं यहां पे टाइम को बढ़ाऊंगा। अब मैं यहां पे लिखूंगा जो टाइम है मेरे पास वो है फॉर एग्जांपल 2 इयर्स। अब मुझे कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स। अब मुझे कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स। कैसे करूंगा, यहां पे देखिए, यहां पे मैं एक टेबल बनाऊंगा, ये है 1 एंड ये है 2। पहले साल के लिए मैं कैलकुलेट करूंगा, इस 80,000 का मैं कैलकुलेट करूंगा 10%। वो कितना आएगा, सीधा सीधा निकालिए इसका 10%, वो आएगा 8,000। पहले साल के लिए जो ये CI है यही बराबर होगा SI के भी। दूसरे साल में क्या होगा, दूसरे साल में आपको इस पे इंटरेस्ट मिलेगा, कितना 10%, वो आएगा 8,000। एंड ये जो ऑलरेडी इंटरेस्ट आपको पहले साल क्रेडिट हुआ आपके अकाउंट में, इस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, बिकॉज कंपाउंड इंटरेस्ट की मीनिंग होती है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। ऑलराइट, इसका भी 10% निकालिए, वो आएगा 800। यानी कि इन तीनों पीसेस का आपको सम करना है, आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा फॉर 2 इयर्स। ऑलराइट, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब यहां से आपको ये चीज समझनी है कि हमने इसमें क्या किया। इस क्वेश्चन में हमने इसमें किया ये कि जो प्रिंसिपल था हमारे पास वो था 80,000, रेट थी हमारे पास 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, टाइम था हमारे पास 2 इयर्स, एंड हमें कैलकुलेट करना था कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था। अभी हमने देखा यहां पे हमने ऐसे किया इसको, फिर हमने देखा यहां पे लिखा हमने 8,000, उसके बाद यहां पे लिखा 8,000, उसके बाद यहां पे लिखा 800। यहां पे देखिए असल में हो क्या रहा है, जो आपने यहां निकाला वैल्यू वही आपने यहां पे चिपकाया है ना। क्यों? क्योंकि पहले ये जो यहां पे पहला साल है ये प्रिंसिपल अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट मिला है, दूसरे साल में भी आपको इसी प्रिंसिपल अमाउंट पे उतना ही इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन एक्स्ट्रा क्या होगा, एक्स्ट्रा होगा इस इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा। ठीक है, यहां से मैं आपको एक स्ट्रक्चर की तरफ ले जा रहा हूं जो आपको याद रखना है। कैसे? जब आपको 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा, आप क्या करोगे, आप जो वैल्यू यहां पे निकालोगे ना उसको आप सीधा सीधा यहां पे छाप दोगे। ठीक है, उसके बाद सिर्फ आपको यहां पे इसका जो भी यहां पे रेट होगी उस हिसाब से यहां पे उसकी परसेंटेज वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और फिर इन तीनों पीसेस का ऐड करना है, आपके पास वैल्यू आ जाएगी कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स की। ऑलराइट, अब हम इसको विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। जो स्ट्रक्चर हमने यहां पे अभी देखा इसी को मद्देनजर रखते हुए आप देखिए कैसे करेंगे इसको। फॉर एग्जांपल मेरे पास प्रिंसिपल है 50,000, मेरे पास प्रिंसिपल है 50,000
एंड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 20%। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 20%। अब अगर मेरे पास जो टाइम पीरियड है वो है 2 ईयर्स, टाइम पीरियड मेरे पास है 2 ईयर्स एंड मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। या तो आप फॉर्मूला से कीजिए, अगर आपको ये शॉर्टकट ज़्यादा पसंद आ गया तो आप इसको विद इन नो टाइम इस शॉर्टकट की हेल्प से कर सकते हो। कैसे? ऐसे पहले साल के लिए इसका 20% निकालिए 50,000 का, वो आएगा 10,000। कितना आएगा? 10,000। इस वैल्यू को सीधा सीधा यहाँ पे चिपकाइए, उसके बाद यहाँ पे उसकी यहाँ पे 10,000 की का 20% फिर से कैलकुलेट कीजिए। इसका 10% हो गया 1000, 20% हो गया 2000। अब बस इनको ऐड करना है, ये आपके पास आ गई कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स की वैल्यू। 10,000 प्लस 10,000 20,000, 20,000 प्लस 2,000 हो गया 22,000। ये हो गई हमारे पास इंटरेस्ट की, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू। ऑलराइट, बस स्ट्रक्चर अगर आपको एक बार याद रह गया, बस आप इसको एग्जाम में जल्दी जल्दी कर सकते हो। अब अगर हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन हुआ, प्रिंसिपल है मेरे पास, अब यही मान लेते हैं 50,000, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है फॉर एग्जांपल 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, एंड जो टाइम पीरियड है वो है मेरे पास अब 3 ईयर्स। अब मेरे पास 3 ईयर्स का टाइम पीरियड है, मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे कैलकुलेट? यहाँ पे देखिए, पहले हम इसको कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। यहाँ पे देखिए, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। पहले साल के लिए हम 10% कैलकुलेट करेंगे 50,000 का, वो कितना आएगा? वो आएगा 5,000। उसके बाद अभी हमने देखा दूसरे साल के लिए, इस वैल्यू को यहाँ पे सीधा सीधा हम चिपका देते हैं। उसके बाद इसका 10% कैलकुलेट करेंगे, वो आएगा 500। पहले साल के लिए आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा प्रिंसिपल अमाउंट पे, दूसरे साल में एक तो इस प्रिंसिपल अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरा इस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। तीसरे साल में क्या होगा? आपको एक तो इस प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलेगा, कितना? 10%, वो हो गया 5,000। ऑलराइट, उसके बाद आपको जो ये इंटरेस्ट आपको मिला था दूसरे साल में, तीसरे साल में इस पे भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, कितना? 10%, वो हो गया 500। इस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, जो पहले साल में इंटरेस्ट मिला था 10%, वो भी कितना हुआ? 500। और इस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, वो कितना है? 10% इस पे भी मिलेगा, वो कितना है? वो है 50। ठीक है, इन सारे पीसेस का जब आप ऐड करोगे तो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आएगी फॉर 3 ईयर्स। ऑलराइट, यहां से अब आपको एक चीज नोट करनी है, क्या? जो वैल्यू आपने यहां चिपकाई है वो यहां चिपकाई है और यहां भी चिपकाई है, ठीक है, और जो वैल्यू यहां चिपकाई है वो यहां भी चिपकाई है, यहां भी चिपकाई है, बस ये वैल्यू यहां पे अलग है। ऑलराइट, अब मैं यहां पे आपको एक जनरल स्ट्रक्चर बताऊंगा, वही आपको दिमाग में छापना है। विद इन नो टाइम आप कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस का आंसर निकालोगे। कैसे? यहां पे देखिए, स्ट्रक्चर जो मैं बना रहा हूं वही आप याद रखिए फॉर 3 ईयर्स। पहला साल, दूसरा साल एंड तीसरा साल। जो यहां पे आपको वैल्यू मिलेगी उसको आपको यहां पे भी छापना है एंड यहां पे भी छापना है, सीधा सीधा छापना है, बस यहां पे एक बार कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, उसके बाद जो इंटरेस्ट यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पे आप अप्लाई करोगे, उसके बाद आपको जो इंटरेस्ट यहां पे दिखेगा, जो यहां पे आपको इंटरेस्ट दिखेगा वो आपको यहां पे भी छापना है एंड यहां पे भी छापना है। उसके बाद बस आपको इसका इंटरेस्ट एक बार कैलकुलेट करना है, वो यहां पे है। यानी कि ये तीनों वैल्यू सेम आएंगे, ये तीनों वैल्यू सेम आएंगे और यही वैल्यू एक अलग होगी। अब आप इस स्ट्रक्चर को दिमाग में रखिए। अभी मैं आपको एक यहां पे अब क्वेश्चन इसी स्ट्रक्चर पे बेस्ड क्वेश्चन दूंगा, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और इस स्ट्रक्चर को दिमाग में रखिए। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है 60,000 और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है फॉर एग्जाम्पल 15%, जो 15% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। जो टाइम पीरियड है वो है मेरे पास 3 ईयर्स। टाइम पीरियड है मेरे पास 3 ईयर्स एंड मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? अभी मैंने जो स्ट्रक्चर आपको बताया उसको याद करके आप सीधा सीधा इसमें 2 सेकंड में आप आंसर निकालिए। 15% निकालेंगे हम 60,000 का, इसका 10% हो गया 6,000, 15% और 5% हो गया 10% का हाफ, ये आ गया 9,000। ठीक है, इसको यहां पे भी चिपकाना है, सीधा सीधा यहां पे भी चिपकाना है। ठीक है, उसके बाद इसका 15% आपको निकालना है, वो कितना होगा? इसका 10% होगा 900 एंड 5% होगा 10% का हाफ यानी कि 300, यानी कि 450 0 5
यानी कि 1350 ये वैल्यू आपको यहां पे भी चिपकानी है एंड यहां पे भी चिपकानी है। उसके बाद बस आपको इसका 15% कैलकुलेट करना है। इसका 10% हो गया 135 एंड 5% हो गया 135 डिवाइडेड बाई 2। 10% का हाफ हो गया 5%, ये हो गया 10%, 15% निकालना है ना। ये आएगा 2 6 is 12, 2 7 is 14, 0.25 is 10, यानी कि अब इसमें ऐड करना है 67.5, ये आएगा 5, ये आएगा 202.5। कैलकुलेशन का एक बार ध्यान रखिएगा, मे बी मैंने कहीं पे गलती की हो, लेकिन यहाँ पे आपको इसका 15% निकालना है। आई डोंट नो कितना आएगा, मे बी इतना ही आएगा। ये है ना स्ट्रक्चर, जो यहाँ पे वैल्यू है वो यहाँ पे अपनी सीधा चिपकाई, यहाँ पे भी सीधा चिपकाई। उसके बाद इसका जो आपने कैलकुलेट किया इंटरेस्ट, वो यहाँ पे आपको और 2 जगह चिपकाना है, और लास्ट में बस आपको इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। जब आप फिर टोटल में इसका एडिशन करोगे 9000 इंटू 3 प्लस 1350 इंटू 3 प्लस 202.5, ये होगा कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स विद द हेल्प ऑफ दिस शॉर्टकट। ऑलराइट, किसी भी फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, अगर आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया है। ठीक है, अब अगर यहाँ से आपको क्वेश्चन दिया होगा कि आप निकालिए कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स, यानी कि 3 सालों का सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए, 3 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए, और फिर इनकी डिफरेंस बताइए कितनी है। आप इस स्ट्रक्चर को अगर देखोगे ना, ये है ना, ये पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट है, यानी कि अगर इसमें मैं 15% कैलकुलेट करूंगा ना, वो आएगा 9000 अगर सिंपल इंटरेस्ट होगा पहले साल का। दूसरे साल में भी सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है, तीसरे साल में भी 9000, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम होता है। ये जो ऊपर की वैल्यू है ना 9000 9000 9000, ये है सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, सिंपल इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। अगर मैं इस पूरे में से ये और ये हटा दूं तो मेरे पास डिफरेंस आएगी बिटवीन CI एंड SI फॉर 3 ईयर्स। डिफरेंस कितनी होगी? 1350 इंटू 3 प्लस 202, इनको ऐड करेंगे, वही है डिफरेंस। बिकॉज इस पूरे में से मैंने ये ऊपर वाला पार्ट हटा दिया, ये 9000 इंटू 3 27,000 मैंने अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरे पास डिफरेंस आएगी CI माइनस SI फॉर 3 ईयर्स की। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। मैंने इस शॉर्टकट को आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ नहीं आया, संडे को मेरा क्लास है क्वांट का VLW वाले स्टूडेंट्स के लिए, आप वहाँ पे आ सकते हो। मैं वहाँ पे एक बार फिर से आपको ये शॉर्टकट वहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ऑलराइट, इस क्वेश्चन का आंसर था फिर हमारा कितना? 526.5 वाज दी आंसर। ठीक है, या अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई और मेथड है जो इससे ज़्यादा बेटर है, ठीक है, आप वो भी कर सकते हो। एट द एंड व्हाट मैटर्स इन द एग्जाम इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है, इफ पोजीशन वेक्टर्स ऑफ A and B आर 3 - 4 5 एंड 2 - 5 - 2 रेस्पेक्टिवली, एंड BC इज I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप, देन AC इज इक्वल टू, यहां पे कैप है, यहां पे क्या दिया हुआ है? यहां पे जो A है उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं इन स्पेस, एंड B के भी कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं इन स्पेस। अब अगर हम A का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, वो कितना आएगा? वो आएगा 3I माइनस 4J प्लस 5K। जो B है, अगर हम इसका पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, वो कितना आएगा? वो आएगा 2I माइनस 5J माइनस 2K। 2I माइनस 5J माइनस 2K। ऑल राइट, इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है, अगर ये एक वेक्टर है, ठीक है, और ये भी एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, इसका नाम है AB, और ये एक वेक्टर है, इसका नाम है BC। इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं, इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर। मैंने क्या बोला? मैंने बोला इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट
two sides of a triangle taken in same order, then their resultant is represented by third side of the triangle taken in opposite order. ठीक है, सेम ऑर्डर का मतलब होता है जो ये वेक्टर है ना, जहां पे इसका एरो हेड है वहीं पे दूसरे वेक्टर का टेल होगा. ठीक है, इसको बोलते हैं सेम ऑर्डर. एंड ऑपोजिट ऑर्डर का मतलब होता है जहां पे एक वेक्टर का हेड है वहीं पे दूसरे वेक्टर का भी हेड है, यानी कि एरो हेड. इसको बोलते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. बिकॉज वेक्टर्स जो हैं इनको हम सीधा सीधा ऐड नहीं करते हैं, इनको हम ऐड करते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर. ये जो वेक्टर है यहां पे ए बी और ये वेक्टर है यहां पे बी सी, इन दोनों का जो सम होगा ना वो ये ए सी रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ए सी रिप्रेजेंट कर रहा है ए बी प्लस बी सी. राइट, अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है हमें इस क्वेश्चन में. ठीक है, कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगा. अभी मैंने आपको बोला ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना होगा, वो होगा 3i माइनस 4j प्लस 5k. एंड जो बी है इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, 2i माइनस 5j माइनस 2k. 2i माइनस 5j माइनस 2k. अब हम बनाएंगे ए बी वेक्टर. ठीक है, ए बी वेक्टर कैसे बनाते हैं, हम बनाते हैं ए बी वेक्टर को ऐसे, x2 माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप प्लस z2 माइनस z1 इंटू के कैप. ऐसे हम ए बी वेक्टर बनाते हैं. अगर ए का पोजीशन वेक्टर दिया हो, बी का पोजीशन वेक्टर दिया हो एंड हमें ए बी वेक्टर बनाना हो, कैसे बनाते हैं, x2 माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप प्लस z2 माइनस z1 इंटू के कैप. यहां पे बनाइए, अब ए बी वेक्टर बनाइए. यहां पे क्या आएगा, ए बी वेक्टर आएगा यहां पे x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस 3, वो कितना आएगा, माइनस 1 इंटू आई हो गया माइनस आई. ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 यानी कि माइनस 5 माइनस 4, ये आएगा माइनस 5 प्लस 4, ये आएगा माइनस 1 यानी कि माइनस 1 इंटू जे हो गया. एक बार मैं आपके लिए थोड़ा सा इसको लिख भी देता हूं सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो. ए बी वेक्टर किसके बराबर होगा, x2 माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y1 यानी कि ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहां पे आएगा प्लस इंटू जे कैप प्लस z2 माइनस 2 माइनस 5 इंटू, बिकॉज यहां पे होगा ना माइनस इंटू प्लस हो गया माइनस, यहां पे आएगा माइनस 5 इंटू के कैप. ए बी की वैल्यू क्या आएगी, ए बी वेक्टर की वैल्यू आएगी 2 माइनस 3 हो गया माइनस 1 इंटू आई हो गया माइनस आई कैप, माइनस 5 प्लस 4 हो गया माइनस 1 इंटू प्लस 1 प्लस हो गया माइनस 1 इंटू जे हो गया माइनस जे, यानी कि माइनस 1 इंटू जे हो गया माइनस जे कैप. उसके बाद माइनस 2 माइनस 5 हो गया माइनस 7 जब प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे ये आएगा तब भी माइनस 7 के कैप. ये आ गया हमारे पास ए बी वेक्टर, ये आ गया हमारे पास ए बी वेक्टर. और जो बी सी है ना वो दिया हुआ है, यानी कि फॉर एग्जांपल ऐसे समझिए आप इसको, ये है ए बी वेक्टर, ये दिया हुआ है, मतलब ये हमने अभी कैलकुलेट किया. ये जो बी सी है ये दिया हुआ है, कितना है, ये है आई प्लस 2j माइनस 3k, आई प्लस 2j माइनस 3k. और जो ए बी है अभी हमने कैलकुलेट किया आई माइनस जे माइनस 7k. यानी कि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है इफ टू वेक्टर्स represent two sides of a triangle taken in same order, then their resultant is represented by third side of the triangle taken in opposite order. और ये जो resultant होता है AC फॉर एग्जाम्पल इस केस में वो आता है AB प्लस BC के, यानी कि AB भी हमारे पास है BC भी हमारे पास है. इन दोनों वेक्टर्स का अब हम सीधा सीधा एडिशन कर देंगे, वो आएगा हमारे पास AC. एंड इस क्वेश्चन में हमें वही AC कैलकुलेट करना था. कैलकुलेट कीजिए, मैं भी करता हूं. ए बी की वैल्यू मेरे पास है कितनी,
अभी मैंने कैलकुलेट की थी, कितनी आई है इसकी वैल्यू, ए बी की वैल्यू मेरे पास निकल के आई है माइनस आई माइनस जे माइनस आई माइनस जे माइनस 7k, और बी सी की वैल्यू कितनी है, आई प्लस 2j माइनस 3k, और जो ए सी है ये किसके बराबर होगा, ये होगा बराबर ए बी प्लस बी सी के, बिकॉज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यही कहता है। अब यहां पे हम इनको सीधा सीधा ऐड कर देंगे, कैसे, माइनस आई प्लस आई हो गया 0i, यानी कि -1 + 1 0, उसके बाद -1 + 2 ये हो गया +1 यानी कि +j, उसके बाद -7 प्लस -3 यानी प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस, यानी कि -7 -3 हो गया -10, और उसके बाद k, यानी कि AC की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, j, ये हो गया ना 0i, ये तो खत्म ही हो गया, j माइनस 10k, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, j माइनस 10k इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। यहां पे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करना था। एक और लॉ होता है जिसको बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वो क्या कहता है, वो कहता है कि इफ टू वेक्टर्स represent two adjacent sides of a parallelogram, then the resultant is represented by the diagonal of the parallelogram। ठीक है, उसके बाद हम इस वेक्टर को यहां पे पैरेलली शिफ्ट करते हैं एंड इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर देते हैं, ये है, ये हमारे पास बन के आ जाता है पैरेललोग्राम। ऑलराइट, ये है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ये है यहां पे मेरे पास फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट जो 6 मार्च 2022 को पेपर कंडक्ट किया गया था, जिसमें हमारी अनफॉर्चुनेटली सिलेक्शन भी हुई थी। वहां पे इसी कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसको भी हम थोड़ा सा देखेंगे कि वो क्वेश्चन था क्या। यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 86, ये क्या है, ये कहता है कि एक ट्राइंगल है, इसका आपको पेरीमीटर कैलकुलेट करना है जिसके वर्टिसीज हैं, यानी कि ये जो मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी है एंड ये पॉइंट सी है। इसका पोजीशन वेक्टर है 2i, इसका पोजीशन वेक्टर है 2i प्लस 4j प्लस 2i प्लस 4j माइनस k, ये है इसका पोजीशन वेक्टर। ये जो पॉइंट बी है इसका पोजीशन वेक्टर है 4i प्लस 5j प्लस k, एंड जो सी पॉइंट है या वर्टेक्स है इसका पोजीशन वेक्टर है 3i प्लस 6j माइनस k। ये दिया हुआ था एंड हमें इस ट्राइंगल का पेरीमीटर कैलकुलेट करना था। कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां पे देखिए, पहले हम कैलकुलेट करेंगे वेक्टर ए बी, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे इस वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड, सो दैट हमारे पास ये साइड आ जाए, ये वाली। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे वेक्टर बी सी, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे इसी वेक्टर बी सी का मैग्नीट्यूड, सो दैट हमारे पास ये वाली साइड आ जाए। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे वेक्टर ए सी, एंड उसके बाद हम इसी ए सी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर देंगे, सो दैट हमारे पास ये साइड भी आ जाए। बिकॉज जो पेरीमीटर होता है ना, उस पेरीमीटर का मतलब ही होता है सम ऑफ ऑल साइड्स या टोटल बाउंड्री। टोटल कितनी, किसी फिगर की टोटल कितनी बाउंड्री है उसी को बोला जाता है पेरीमीटर, या सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए पर्टिकुलर फिगर, उसको बोला जाता है पेरीमीटर। ऑलराइट, यानी कि इसकी लेंथ, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ पहले हम कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद उनको सीधा सीधा ऐड कर देंगे। यानी कि पहले हम ये वेक्टर निकालेंगे ए बी, उसके बाद निकालेंगे ये वेक्टर बी सी, उसके बाद निकालेंगे ये वेक्टर ए सी, इन तीनों का मैग्नीट्यूड एंड उनको सीधा सीधा ऐड कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। आप भी सॉल्व कीजिए, मैं भी इसको सॉल्व कर लेता हूं। पहले हम निकालेंगे वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी क्या आएगा, अभी मैंने आपको बोला जब इसका पोजीशन वेक्टर दिया हो, इसका पोजीशन वेक्टर दिया हो, ए बी कैसे कैलकुलेट करते हैं, x2 माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप प्लस z2 माइनस z1 इंटू के कैप। वही एग्जैक्ट फॉर्मूला यहां पे लगानी है। अब मैं वो नहीं लिखूंगा, अब मैं सीधा सीधा आंसर लिखूंगा। x2 माइनस x1 इंटू आई कैप 4 माइनस 2 यानी कि 2 इंटू आई यानी कि 2i प्लस
y2 माइनस y1, 5 माइनस 4 यानी कि यहां पे आएगा j, ठीक है, प्लस z2 माइनस z1 यानी कि यहां पे क्या आएगा, जस्ट ए सेकेंड, मैंने कहीं पे गलती तो नहीं की है, 2i प्लस 4j माइनस k, 4i प्लस 5j प्लस k, 3i प्लस 6j माइनस k। अब यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा z2 माइनस z1 यानी कि यहां पे है 1 इसका है z2 और यहां पे है माइनस z1 यानी कि इसका भी कोफिशिएंट 1 है, माइनस से इस माइनस में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा एंड हमारे पास आएगा 1 प्लस 1 इंटू के कैप, 1 प्लस 1 हो गया 2 यानी कि यहां पे आएगा हमारे पास 2k। ऑलराइट, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ये हमारे पास आ गया ए बी वैक्टर। अब मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इसका कोएफिशिएंट उसका स्क्वायर प्लस इसका कोएफिशिएंट उसका स्क्वायर प्लस इसका कोएफिशिएंट उसका स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ए बी कितना आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी कितना आएगा, अंडर रूट 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9, अंडर रूट 9 वो कितना आएगा 3। यानी कि ए बी वैक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड कितना है 3, ये आपको याद रखना है। अब ये वाली साइड हमारे पास कितनी निकल के आ गई, 3 यूनिट्स। अब हम निकालेंगे इसके बाद जो बी वेक्टर है यानी कि ये वाली साइड बीसी साइड, इसको निकालेंगे, बीसी वेक्टर को हम निकालेंगे कैसे, x2 माइनस x1, 3 माइनस 4 ये आएगा हमारे पास, बीसी वेक्टर निकालेंगे वो आएगा हमारे पास, बीसी वेक्टर जब हम निकालेंगे वो कितना आएगा, वो आएगा 3x2 माइनस x1, 3 माइनस 4 वो आएगा माइनस आई, 3 माइनस 4 ये आएगा माइनस आई। उसके बाद y2 माइनस y1 यानी कि 6 माइनस 5 ये आएगा प्लस j। उसके बाद z2 माइनस z1, उसके बाद आएगा माइनस 1 प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस 1 यानी कि आएगा माइनस 2। आई होप यही आएगा माइनस 2, मुझे यही लग रहा है यही आएगा। x2 माइनस x1, 3 माइनस 4 आएगा माइनस आई। उसके बाद y2 माइनस y1, 6 माइनस 5 आएगा 1 यानी कि 1j एंड z2 माइनस z1 इसका कोएफिशिएंट है माइनस 1, इसका कोएफिशिएंट है प्लस 1, लेकिन यहां पे ये है ना z2 माइनस z1 इंटू के कैप यानी कि माइनस 1, उसके बाद माइनस इंटू प्लस 1, यहाँ पे क्या आएगा माइनस 1, माइनस इंटू प्लस माइनस 1 ये आएगा माइनस 2, ये आएगा यहाँ पे माइनस 2k। मेरे हिसाब से तो यहाँ पे सही लग रहा है मुझे। अब मुझे बस इस BC का मैग्नीट्यूड निकालना है, वो कितना है, वो आएगा अंडर रूट ऑफ माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 होल स्क्वायर, कितना आएगा, वो आएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 स्क्वायर हो गया 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, BC की वैल्यू आ गई मेरे पास अंडर रूट 6। यानी कि ये जो साइड है ये वेक्टर जो है इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है मेरे पास, अंडर रूट 6। ऑलराइट, उसके बाद अब मेरे पास बचता है सिर्फ ये वाला साइड, ये है AC। इस AC वेक्टर को मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, इसको मैं कैलकुलेट करूंगा वही है AC यानी कि x2 माइनस x1, 3 माइनस 2 हो गया, ये हो गया मेरे पास आई कैप, और उसके बाद y2 माइनस y1, 6 माइनस 4 ये हो गया प्लस 2j। उसके बाद z2 माइनस z1 यानी कि यहां पे आएगा z2 यानी कि वो है माइनस 1, उसके बाद माइनस, उसके बाद यहां पे भी है माइनस 1, यहां पे आएगा माइनस, माइनस इंटू माइनस हो गया माइनस 1, उसके बाद यहां पे आएगा जस्ट ए सेकेंड, यहां पे आएगा z2 माइनस z1 इंटू के कैप, z2 है माइनस 1, उसके बाद फॉर्मूला का माइनस, उसके बाद यहां पे भी कोएफिशिएंट है माइनस 1, यह आएगा माइनस 1, माइनस इंटू माइनस प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 0 यानी कि के कैप यहां पे आएगा, यहाँ पे ये जो के कैप है इसका यहाँ पे 0 आ जाएगा इसके साथ, यानी कि ये आएगा ही नहीं। तो हमारे पास AC जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2 स्क्वायर 4, ये आएगा अंडर रूट ऑफ 5। ये वाली साइड मेरे पास निकल के आ गई अंडर रूट 5। अब मुझे क्या निकालना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सम कर दीजिए सीधा सीधा, वो आएगा 3 प्लस अंडर रूट 6
प्लस √5, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। 3 प्लस √6 प्लस √5, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का। ऑलराइट, आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं आगे। A box contains 21 balls numbered 1 to 21. A ball is drawn and then another ball is drawn without replacement. What is the probability that both the balls are even numbered? हमारे पास टोटल बॉल्स हैं 21 और उन पे नंबरिंग भी की हुई है 1 to 21। पहले हम एक बॉल निकालते हैं, उसके बाद दूसरी बॉल भी निकालते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि जो बॉल हमने निकाली वो हमने फिर से उस बॉक्स में नहीं डाली है। हमें बताना है प्रोबेबिलिटी उस इवेंट की जब बोथ बॉल्स आर इवन नंबर्ड। ठीक है, पहले हम देखते हैं हमारे पास इवन नंबर की कौन कौन सी बॉल है। एक है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, यानी कि जिन बॉल्स पे ये नंबर होगा वही बॉल्स इवन नंबर्ड बॉल्स हैं। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। यहां से हम पहले एक बॉल उठाएंगे। टोटल हमारे पास इवन नंबर्ड बॉल्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि हमारे पास 10 बॉल्स है एंड उठानी भी एक ही है। 10C1 वो गया 10 डिवाइडेड बाई, यानी कि फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। टोटल हमारे पास कितना है 21। लेकिन अभी इवेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, या जैसे आपने याद किया है यहां पे एंड है, यानी कि अभी मल्टीप्लिकेशन आएगा। लेकिन असल में क्या होता है, जब तक कोई इवेंट कंप्लीट ना हो तब तक हम इनटू का यूज करते हैं। जैसे ही कोई इवेंट हमारा कंप्लीट हुआ उसके बाद हम एडिशन का यूज करते हैं। ठीक है, ये यहां पे फंडा होता है। अब जो बॉल हमने निकाली वो हमने इस बैग में वापस नहीं डाली है। दैट मीन्स अब हमारे पास 9 ही ऐसी बॉल्स हैं जो इवन नंबर्ड हैं। जब हम दूसरी बॉल उठाएंगे अब हमारे पास फेवरेबल आउटकम है 9 और टोटल बॉल्स हैं 20। ये है इसका आंसर, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट व्हेन वन बॉल इज ड्रॉन एंड देन अनदर बॉल इज ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, ये इसका आंसर बन जाएगा। पहले हम एक बॉल उठाएंगे 10 में से और टोटल हमारे पास है 21, लेकिन अभी इवेंट कंप्लीट नहीं हुआ है और एक बॉल उठानी है, लेकिन अब हमारे पास 9 ही बॉल्स हैं, उन्हीं में से एक उठाएंगे 9C1 और नीचे भी है टोटल 20 ही, बिकॉज हमने जो बॉल निकाली पहले उसको हमने वापस इस बॉक्स में नहीं डाला है, इसीलिए हमारा ये आंसर आएगा 10 डिवाइडेड बाई 21 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 20। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। 10 1s 10 2s, उसके बाद ये क्या आएगा 3 7s 3 3s, आंसर आएगा 3 डिवाइडेड बाई 7 2s 14। 3 डिवाइडेड बाई 14 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ऑलराइट, आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। ये वाला इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत थी नहीं। For the 3 simultaneous equations given below, find the value of a is to b। a is to b की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे जो 3 इक्वेशंस दी हुई हैं उसके बाद इनको सॉल्व करके हमें निकालना है a is to b रेशो। कैसे करेंगे, पहली जो इक्वेशन दी हुई है वो है 7x माइनस 4y इज इक्वल टू 8, दूसरी इक्वेशन है 8x प्लस y इज इक्वल टू 24। पहले हम x एंड y की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद उन दो वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे और यहां से हम रेशो निकाल लेंगे। आप भी सॉल्व कीजिए, मैं भी सॉल्व कर लेता हूं। यहां पे मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 4 से, ये आएगा मेरे पास 8 4 is 32 x प्लस 4y इज इक्वल 4 4 is 16, 1 कैरी 4 2 is 8 प्लस 1 9, और ऊपर वाली इक्वेशन है 7x माइनस 4y इज इक्वल 8। आप कैसे करेंगे, आप करेंगे इसको, अगर मैं इनको ऐड करूंगा तभी ये कट जाएगा, यहाँ पे ऐड यहाँ पे ऐड, उसके बाद ये और ये कट गया, 32 प्लस 7 हो गया 39x, ये आएगा 104, इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 104 डिवाइडेड बाई 39। अब ये घटेगा क्या किसी से, 4 प्लस 1 5 और 39
ये तो 3 से कट जाएगा, लेकिन ये वाला 3 से नहीं कटेगा। कैसे करेंगे? आप भी इसको ट्राई कीजिए। 3 8 13 8 3 24 8 1 9 10। हाँ, ये 13 से कट सकता है। 13 3 इज 39, 13 8 इज, ठीक है, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी 8/3। 13 से इसको ट्राई कीजिए, ये कट जाएगा 13 इंटू 8, बिकॉज ये है ना 13 3 ज़ा 39 और 13 इंटू 8 आएगा 104, ये कट जाएगा। x की वैल्यू आई हमारे पास 8/3। उसको पुट कीजिए किसी भी इक्वेशन में, आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। इसमें कर दीजिए पहली वाली में 7 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4y इज इक्वल टू 8। कैसे सॉल्व करेंगे? 7 इंटू 8 हो गया 56 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4y इज इक्वल टू 8। वैल्यू आएगी 56 माइनस इस 3 से, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 4 इज 12, y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 8। उसके बाद 56 माइनस 12y इज इक्वल टू 8 3 24। 56 माइनस 24 कितना हो गया? 56 माइनस 24 हो गया 2 और 3, 32 इज इक्वल 12y। यहाँ से आएगी y की वैल्यू 32 डिवाइडेड बाई 12। 2 1s, 2 6s, 2 6s, 2 8s, 2 3s, यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू भी आई हमारे पास 8/3 एंड y की वैल्यू भी आई हमारे पास 8/3। अब इन दो वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कीजिए, a इंटू 8/3 प्लस b इंटू 8/3, इसको इक्वेट करना है किससे? 5a। अब लाइक टर्म उसको एक तरफ ले जाइए, यहाँ पे है 8a डिवाइडेड बाई 3 माइनस 5a, यहाँ पे है 8b डिवाइडेड बाई 3। इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, यहाँ पे आएगा 8a माइनस 3 इंटू 5 15a डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 8b डिवाइडेड बाई 3। ये 3 और ये 3 कट जाएगा, वैल्यू आएगी हमारे पास, यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी? इस b को जब हमने ट्रांसफर किया यहाँ पे आएगा नेगेटिव, यहाँ पे आएगा फिर 8a माइनस 15a, यहाँ पे आएगा माइनस 7a इज इक्वल टू माइनस 8b। ठीक है, ये माइनस और माइनस कट गया, हमारे पास a, इस b को यहाँ लाइए, b डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 7, यानी कि a इज टू b की जो रेशियो हमारे पास निकल के आई वो आई 8 इज टू 7, एंड यही हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ऑलराइट, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। इसमें हमें इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना था, उसके बाद हमें निकालना था वहाँ से x एंड y की वैल्यूज़। हमने वैल्यू निकाली, उसके बाद इस इक्वेशन में पुट करके हमने a एंड b का रेशियो निकाला, जो कि आया हमारे पास 8 इज टू 7। ऑलराइट, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जहां से मैंने क्वेश्चन उठाया है, मैंने उस सोर्स का नाम भी लिखा है कि मैंने ये क्वेश्चन उठाया कहां से है। चलते हैं आगे। द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द सेट ए, जो कि है 3 9 27 81 243, हमें ये जो रोस्टर फॉर्म है ये दी हुई है रोस्टर फॉर्म, हमें इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। अगर आप यहां पे देख सकते हो, ये क्या है? 3 पावर 1, ये है 3 पावर 2, ये है 3 पावर 3, ये है 3 पावर 4, ये है 3 पावर 5, यानी कि 3 की पावर्स कितनी है? 1 से लेकर 5 तक, लेकिन 1 भी है और 5 भी है। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, एक है यहाँ पे 3 रेज़ पावर n, ये भी है 3 रेज़ पावर n। ठीक है, अब 3 इंटू n ये वाला कंडीशन नहीं है, ये वाला कंडीशन नहीं है, बस इन दोनों को चेक करना है। ठीक है, कैसे चेक करेंगे? यहां पे है, इसको कंडीशन को देखिए, 3 रेज़ पावर n तो सही है, यानी कि 3 की कुछ पावर है n, और उस n की वैल्यूज क्या है? इसमें लिखा है जो n है वो 1 या 1 से बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे 5 की वैल्यू भी है, यानी कि यहाँ पे n की कंडीशन होनी चाहिए थी n ग्रेटर और इक्वल टू 1, लेस और इक्वल टू 5। वही होगा n की वैल्यू 1 2 3 4 एंड 5, जो कि यहाँ पे n की वैल्यूज हैं, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। एंड यहाँ पे भी हमने देखा जब ऐसी कंडीशन है तभी n की वैल्यू 1 भी होगी, 2 भी, 3 भी, 4 भी एंड 5 भी, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका सेट बिल्डर फॉर्म होगा
x such that x is equal to 3 raised to the power n, n belongs to natural numbers and n greater or equal to 1 less or equal to 5। यही इसका सही आंसर है एंड यही इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है। ऑलराइट, ये जैसे का क्वेश्चन मैंने लिया था, ये काफी इजी क्वेश्चन था। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये यहां पे है के एक्स क्यूब, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स क्यूब प्लस पी एक्स प्लस 10 एंड एफ डैश 3 इज इक्वल टू 15 एंड एफ डैश 1 इज इक्वल टू 10, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के प्लस पी। ये भी जैसे में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन है अगर एफ ऑफ एक्स मेरे पास कोई फंक्शन है, इसकी वैल्यू है के एक्स क्यूब प्लस पी एक्स प्लस 10 एंड मेरे पास एफ डैश 3 की वैल्यू भी है कितनी, वो है 15 एंड एफ डैश 1 की वैल्यू कितनी है, वो है 10। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है वैल्यू ऑफ के प्लस पी, यानी कि मुझे के वैल्यू निकालनी है, पी भी निकालनी है और फिर उसके बाद उनका एडिशन करके मुझे आंसर तक पहुंचना है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम। आप भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यहां पे है, अभी मैंने फिर से बताया, यहां पे है के एक्स क्यूब। ठीक है, यानी कि मेरे पास फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स क्यूब प्लस पी एक्स प्लस 10। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम एफ डैश एक्स यानी कि डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट बाहर, उसके बाद एक्स रेज पावर एन, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, एन इंटू एक्स रेज पावर एन माइनस 1 यानी कि एक्स स्क्वायर। उसके बाद p कांस्टेंट है, बाहर जाएगा, x की डिफरेंशिएशन 1 एंड कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0, यानी कि f डैश x की वैल्यू मेरे पास निकल के आई k इंटू 3x स्क्वायर प्लस p। ठीक है, अब यहां पे दिया हुआ है f डैश 3 कितना 15, यहां पे 3 पुट कीजिए f डैश 3, यानी कि जहां पे x है वहां पे 3, k इंटू 3 स्क्वायर प्लस p। ये जो है ना, ये है f डैश 3, लेकिन इसकी वैल्यू गिवन है कितनी 15, यानी कि इसको मैं सॉल्व करूंगा, वो कितना आएगा 3 स्क्वायर 9, 9 3 27, ये आएगा मेरे पास 27 k प्लस p इज इक्वल टू 15। ये दिया हुआ है 27 k प्लस 15 इज इक्वल टू p, बिकॉज f डैश 3 की वैल्यू है ना यहाँ पे 15, मैंने यहाँ पे f डैश 3 पुट किया एंड उसके बाद इसको इक्वेट कर दिया 15 से। ऑलराइट, एक और कंडीशन दी हुई है, वो क्या है, वो है f डैश 1 इज इक्वल टू 10। अभी मेरे पास जो f डैश है उसकी वैल्यू कितनी आई, f डैश x की वैल्यू मेरे पास आई k इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस p। यहाँ पे f डैश 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 पुट कीजिए x के बदले, ये आएगा k इंटू 3 इंटू 1 स्क्वायर यानी कि 1 प्लस p। ये कितना आएगा, ये आएगा 3, ये आएगा 3k प्लस p। लेकिन f डैश 1 की वैल्यू यहाँ से दी हुई है ना 10, तो मैं इसको इक्वेट कर दूंगा 10 से। ये मेरे पास दो इक्वेशन निकल के आ गई, ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। इनको सॉल्व करके मेरे पास k एंड p की वैल्यू आएगी। सॉल्व कीजिए आप, एक है 27 k प्लस p इज इक्वल टू 15, दूसरा है 3k प्लस p इज इक्वल टू 10। इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है, हमारे पास k एंड p की वैल्यू आएगी, उसके बाद हम उनको ऐड कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। पहली इक्वेशन है हमारे पास 27 k प्लस p इज इक्वल 15, दूसरी इक्वेशन है 3k प्लस p इज इक्वल 10। सॉल्व कीजिए इनको। अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर दूं, सब्ट्रैक्ट, ये p और ये p कैंसिल हो जाएगा, 27 माइनस 3 होगा 24k इज इक्वल 15 माइनस 10 हो गया 5, यानी कि यहां से सीधा सीधा k की वैल्यू कितनी आ रही है 5 डिवाइडेड बाई 24, ये यहां पे k की वैल्यू है। इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कीजिए, हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी। पहली में कर दीजिए, वो आएगा 27 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 24 प्लस p इज इक्वल 15। यहाँ पे कितना आएगा, 3 9 27, 3 8 24, 9 5 45 डिवाइडेड बाई 8 प्लस p इज इक्वल 15। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, इसको मैं अब यहाँ पे सॉल्व करूंगा, ये कितना आएगा, ये आएगा 45 प्लस 8p डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल 5। उसके बाद यहाँ पे आएगा 45 प्लस 8p इज इक्वल 40। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे है, हाँ नहीं यहाँ पे 40 कहाँ है, यहाँ पे है,
यहाँ पे है, ये है 15। अब यहाँ पे आएगा इज इक्वल टू 15 इंटू 8, ये कितना आएगा 15 इंटू 8, 8 5 40, 8 1 8, और ये आएगा 120, यहाँ पे आएगा 120, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा ये 120। उसके बाद 8p 120 माइनस 45, ये कितना आएगा, इम्प्लाइज p इज इक्वल ये आएगा 5, और उसके बाद ये आएगा यहाँ पे 75, ये है 8p, इम्प्लाइज p इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाई 8, ये आ गई p की वैल्यू एंड ये आ गई k की वैल्यू। k की वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाई 24, k की वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाई 24 एंड p की वैल्यू है 75 डिवाइडेड बाई 8। अब इनको सीधा सीधा ऐड कर देना है एंड हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारा आंसर होगा। ऐड कीजिए अब इनको, मैं तब तक ये स्क्रीन साफ कर देता हूं। p की वैल्यू हमारे पास निकल के आई कितनी, 75 डिवाइडेड बाई 8 एंड k की वैल्यू हमारे पास है 5 डिवाइडेड बाई 24। अब k प्लस p कितना होगा, ये आएगा 5 डिवाइडेड बाई 24 प्लस 75 डिवाइडेड बाई 8, 5 इंटू 8 ये कितना हो गया 40 प्लस 75 इंटू 24, 75 इंटू 20 प्लस 4, 0 2 5 10 0 2 7 14 15 प्लस 4 5 20 0 29 30 आएगा 0 0, ये आएगा 1800 प्लस 1800 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 8, 1800 प्लस 40 आएगा 1840 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 8, ये आएगा 4 6 24, 4 4 16 17 18, 4 6 24, 4 zeros। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा 4 2s 8, 4 1s 4, उसके बाद ये क्या आएगा 4 5s। आंसर आएगा हमारे पास 115 डिवाइडेड बाई 12, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर डी 115 डिवाइडेड बाई 12 इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ये मैंने जेएसए के पेपर से उठाया था जो कि जेकेएसएसबी ने एग्जाम कंडक्ट किया है। ऑलराइट, चलते हैं आगे। यहां पे है रिलेशन R ऑन द सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4, और जो रिलेशन है वो यहां पे दी हुई है, क्या है 1 1 2 2 1 2 3 3 4 4। हमें बताना है ये जो रिलेशन है ये इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी रिलेशन है। ठीक है, अब हम यहां पे इसको थोड़ा सा समझेंगे। पहले हम देखेंगे जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ये किस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहा जाता है, किस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहा जाता है। अगर मेरे पास कोई सेट है A, मेरे पास कोई सेट है A एंड उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल उसमें है ABCD, उसमें है ABCD। रिफ्लेक्सिव में इस और मेरे पास जो रिलेशन है ये एक सेट है और कोई रिलेशन डिफाइंड है। ये रिलेशन तब रिफ्लेक्सिव होगी जब A बिलोंग्स टू A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R। यानी कि मान लो यहां पे होना चाहिए मेरे पास AA BB CC DD, जितने भी इस सेट A में एलिमेंट्स होंगे उनकी जो पेयरिंग है ना, उनकी पेयरिंग अपने साथ होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, यानी कि ABCD ABCD, A की पेयरिंग होनी चाहिए A के साथ, B की B से, C की C से, D की D से। ठीक है, और जितने भी एलिमेंट्स होंगे हर किसी की पेयरिंग अपने साथ होनी चाहिए। यहां पे मैंने बोला ना, ऐसी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहा जाता है जिसमें A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। यहां पे है A बिलोंग्स टू A, जितने भी सेट A में एलिमेंट्स होंगे उनकी पेयरिंग अपने आप से होनी चाहिए फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी पेयरिंग होनी चाहिए अपने आप से, तभी मैं उस रिलेशन को बोलूंगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ऑलराइट, अगर यहां पे एक भी पेयर मिसिंग हुआ तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगी। जो सिमेट्रिक रिलेशन होती है, सिमेट्रिक रिलेशन, इसमें क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन ऐसी रिलेशन को कहा जाता है अगर फॉर एग्जांपल उस रिलेशन में
ए बी है तो उसमें बी ए बी होना चाहिए। अगर उस रिलेशन में ए बी है तो उस रिलेशन में बी ए बी होना जरूरी है, तभी हम उस रिलेशन को सिमेट्रिक बोलेंगे। यानी कि अगर उसमें फॉर एग्जांपल 1 2 है और यहां पे कोई एक सेट है फॉर एग्जांपल 1 2 3, अब अगर कोई रिलेशन है उसमें 1 2 है, अगर इसमें 2 1 भी होगा तब भी ये रिलेशन सिमेट्रिक होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर इसमें 1 3 है, इसमें 3 1 भी होना चाहिए इस रिलेशन में, तब भी ये रिलेशन सिमेट्रिक मानी जाएगी। ठीक है, और जो ट्रांजिटिव रिलेशन है, ये क्या होता है ट्रांजिटिव रिलेशन? ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब अगर कोई सेट है और उसके बाद कोई एक रिलेशन डिफाइंड है उस सेट पे। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन ऐसी रिलेशन को कहा जाता है अगर उसमें ए बी होगा एंड दैट ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए बी रिलेशन में है। अगर बी सी भी रिलेशन में है तो जरूरी ए सी को भी रिलेशन में होना चाहिए, तभी हम उस रिलेशन को ट्रांजिटिव कहेंगे। ट्रांजिटिव रिलेशन ऐसी रिलेशन को कहा जाता है अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि अगर ए बी रिलेशन में होगा और बी सी भी रिलेशन में होगा, तब ए सी का रिलेशन में होना बहुत जरूरी है, कंपलसरी है, उसके बाद ही हम उस रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। लेकिन यहां पे आपको एक जरूरी चीज याद रखनी है, वो क्या है? वो ये है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे समझिए, यहां पे है a इज इक्वल, फॉर एग्जाम्पल यहां पे है 1 2 5 7 8, ये है यहां पे कोई सेट एंड यहां पे कोई रिलेशन है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे है 1 2, यहां पे है 5 7 और यहां पे है रिलेशन में फॉर एग्जाम्पल 2, यहां पे है यही मान लीजिए, अब हम ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं बनाएंगे इसको, इस रिलेशन में है 1 2 और 5 7। अगर आप इस रिलेशन को ठीक से देखोगे ना, तो यहां पे आप ये देखोगे कि यहां पे ऐसी कोई कंडीशन अराइज नहीं होती है जब मुझे ये देखना है ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी मस्ट ऑल्सो बिलोंग टू आर, तभी हम इसको ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। यानी कि यहां पे ये कंडीशन ऐसी कंडीशन अराइज ही नहीं होती है। अगर कंडीशन अराइज ही नहीं होती है तब भी ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। ऑलराइट, मैंने क्या बोला? मैंने बोला ट्रांजिटिव रिलेशन ऐसी रिलेशन को कहा जाता है अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि अगर ए बी आर में है, रिलेशन में है, अगर बी सी भी रिलेशन में है, तो ए सी का रिलेशन में होना कंपलसरी है, तभी हम उस रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। लेकिन अगर ये ए बी और बी सी वाली कंडीशन अराइज ही नहीं हुई तब भी वो रिलेशन ट्रांजिटिव है। ऑलराइट, ये आपको समझना है। और ये यहां पे है ना, यहां पे देखिए, यहां पे है 1 1, यहां पे है जो सेट है यहां पे है 1 2 3 4, रिलेशन में है 1 1 2 2 3 3 भी है और 4 4 भी है। यानी कि ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक है, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव यहां पे लिखा है लेकिन नॉट रिफ्लेक्सिव, यहां पे लिखा है नॉट रिफ्लेक्सिव, यानी कि ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। ये रिफ्लेक्सिव थी लेकिन यहां पे लिखा है नॉट रिफ्लेक्सिव, यानी कि ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। सिमेट्रिक है, यहां पे देखिए, यहां पे है फॉर एग्जांपल 1 2, ये जो 1 2 है यहां पे अगर 2 1 होता तब ये सिमेट्रिक होती, क्योंकि सिमेट्रिक के लिए हम क्या देखते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन के लिए अगर ए बी आर में है तो बी ए भी आर में होना चाहिए, बी ए शुड ऑल्सो बिलोंग टू आर। 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, इसलिए ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। क्या ये ट्रांजिटिव है? क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? अभी मैंने आपको बोला कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी मस्ट ऑल्सो बिलोंग टू आर, उसके बाद ही वो रिलेशन ट्रांजिटिव बनेगी। लेकिन अगर ये कंडीशन ही अराइज नहीं होगी तब भी वो रिलेशन ट्रांजिटिव होती है। ऑलराइट, यहां पे देखिए, यहां पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं बन रही है जहां पे हमें ये चेक करना पड़े अगर ए बी आर में है और बी सी भी आर में है तो ए सी का आर में होना कंपलसरी है। जब ये कंडीशन ही अराइज नहीं होती है तब भी ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ट्रांजिटिव रिलेशन। ऑलराइट, आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा।
फाइंड द फोर्थ टर्म इन द कोएफिशिएंट ऑफ, और यह भी आपको याद रखना है कि ऐसे रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी होती है, सिमेट्रिक भी होती है और ट्रांजिटिव भी होती है, ऐसी रिलेशन को कहा जाता है इक्विवेलेंट रिलेशन या इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। ऑलराइट, आज के सेशन का होपफुली आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। ये क्या है? ये कह रहा है फाइंड द फोर्थ टर्म इन द कोएफिशिएंट ऑफ x प्लस 1 बाई, यहां पे है ये x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर होल पावर 7। फाइंड द फोर्थ टर्म इन द कोएफिशिएंट ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर होल पावर 7। इसकी हमें फोर्थ टर्म निकालनी है। ठीक है, पहले हम क्या लिखेंगे? पहले हम लिखेंगे जनरल टर्म। जनरल टर्म क्या होती है? टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर एक्स रेज पावर एन माइनस आर वाई रेज पावर आर। ये होती है जनरल टर्म। ठीक है, अब यहां पे निकालनी है हमें फोर्थ टर्म। जब हमें फोर्थ टर्म निकालनी होगी, आर की वैल्यू उससे एक कम होती है, क्योंकि यहां पे आर है ना, आर प्लस 1 यहां पे लिखा है। इसका मतलब यह होता है कि अगर हमें फिफ्थ टर्म निकालनी होगी, आर की वैल्यू आएगी 4। अगर हमें सिक्स्थ टर्म निकालनी होगी, आर की वैल्यू आएगी 5। इससे एक कम जितने नंबर की टर्म निकालनी है, आर की वैल्यू उससे -1 होती है, यानी कि आर की वैल्यू उससे एक कम होती है। ठीक है, अब हमें यहां पे कैलकुलेट करना है फोर्थ टर्म, यानी कि आर की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे, यानी कि t3 प्लस 1 इज इक्वल टू, एन क्या है? एन है 7, c 3 और x है यहां पे x ही, और n माइनस आर 7 माइनस 3। y क्या है? y है 1 बाई एक्स स्क्वायर होल पावर 3। अब यहां पे इसको कैलकुलेट कीजिए, ये हो गया 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। आप अपने तरीके से कीजिए। 7 माइनस 3 हो गया 4 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2। ये और ये कट गया, 3 2 6, ये और ये कट गया। यहां पे क्या आएगा? x रेज पावर 7 माइनस 3 4, और यहां पे मैं इस पावर को ऊपर ले जाऊंगा, ये आएगा x माइनस 2, और यहां पे x पावर -2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, ये आएगा x पावर -6, यहां पे आएगा x पावर -6। आई होप ये आपको यहां पे समझ आ गया होगा। यहां पे फिर वैल्यू क्या आएगी? 7 इंटू 5 हो गया 35, x पावर 4, इसको फिर नीचे लाएंगे x पावर 6, x पावर 4 और x पावर 4 कट गया, यहां पे बचेगा x स्क्वायर, यानी कि आंसर आएगा जो t4 है, यानी कि फोर्थ टर्म जो है ये है हमारे पास 35 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। एंड यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 35 डिवाइडेड बाई, यह है एक्स स्क्वायर, यह है एक्स पावर 4, यह एक्स पावर 4, यह है एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 35 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, आई होप आपने आज की क्लास को एंजॉय किया एंड आपको आज काफ़ी मज़ा भी आया इस क्लास में, एंड आपने नए क्वेश्चंस भी एक्सपीरियंस किए इस प्रैक्टिस सेट में। मैंने कोशिश की है कि ऐसे क्वेश्चंस लाऊं जिनकी लेवल काफ़ी अच्छी हो, जिनसे हमारे या और आपके भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो थोड़ा सा चेक हो जाएं और ये पता चले कि आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कितनी है। ठीक है, टेक केयर दोस्तों, बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी किसी और प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।